तो आज हम लोगों का सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ डेफिनिट लेंथ। परिमित लंबाई का एक सीधा धारावाही चालक होगा और उसकी वजह से हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं फिगर बनाता हूं। ये हमने एक सीधा धारावाही चालक ले लिया। इस सीधे धारावाही चालक को हमने कुछ नाम दे दिया ए बी। ये इसका सिरा ए है और ये सिरा बी है, और हमने मान लिया कि इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो ऐसा नीचे से ऊपर की ओर आई करंट इसमें से फ्लो हो रही है। यहां से आर डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस मैंने कैपिटल आर मान लिया कि यहां से कैपिटल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, पॉइंट पी, और इस पॉइंट पर ही हमें इस करंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो पता लगाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम ये? उसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अगर ये पॉइंट P यहां पर, यहां पर, यहां पर, ऐसा भी तो कहीं हो सकता है, हो सकता है। हमने यहां पर लिया, अगर ये पॉइंट यहां, यहां या यहां और कहीं पर होता, मैं आपको बताऊं कि अगर इसकी पोजीशन में चेंज करता हूं तो इस पॉइंट पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी डिफरेंट होगा, बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा कि ये पॉइंट जब यहां पर है तो ये हमने इससे एक लंब डाला है, यहां पर आप याद रखिए, ये यहां पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है, एक लंब डाला हुआ है बिंदु P से इस चालक तार AB पर। अगर ये पॉइंट P यहां ना होकर, सॉरी, अगर ये पॉइंट P यहां पर है, मैंने बताया कि अलग अलग जगहों पर अगर पॉइंट P होगा तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र भी डिफरेंट होगा। क्यों? पॉइंट P जब यहां पर है तो इसके ऊपर चालक तार की इतनी लंबाई है और इसके नीचे चालक तार की इतनी लेंथ है, इसलिए यहां पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन अगर ये पॉइंट हम यहां कर देते, फिर यहां से एक लंब डाल देते ऐसा, तो नीचे का लेंथ और ऊपर की लेंथ क्या हो जाती? बदल जाती। और अगर लेंथ चेंज हो जाएगी तो उस सिचुएशन पे पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इस पॉइंट को हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा, उसे लोकेट करना पड़ेगा, उसकी एक पहचान बनानी पड़ेगी। क्यों पहचान बनानी पड़ेगी ये आपको पता चल रहा है? क्योंकि अगर ये पॉइंट P यहां के बजाय अगर यहां पर है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगर ये पॉइंट P यहां आ जाएगा, थोड़ा नीचे आ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बदल जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ये पॉइंट P थोड़ा ऊपर चला जाएगा तो भी मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट हो जाएगा। इसलिए ये जिस जगह पर है वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो एक डेफिनिट मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो पॉइंट की अलग अलग लोकेशन पर होने से, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र बदल जाएगा, इसलिए पॉइंट P को हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा, उसकी एक पहचान बनानी पड़ेगी। क्योंकि अलग अलग जगह पर जो बिंदु P होगा वहां चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग है, तो यहां पर कितना होगा उसके लिए बिंदु P की मुझे एक उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, उसको लोकेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम, कैसे बनाएंगे, उसकी क्या पहचान होगी? पहचान उसकी ऐसे हम बनाएंगे कि यहां से हम उसको ऐसा मिला देंगे और यहां से भी हम उसको ऐसा मिला देंगे, इस तरह से। जो हमारे पास धारावाही चालक है उसके सिरे A से भी हम बिंदु P को मिला देंगे और उसके सिरे B से भी हम बिंदु P को मिला देंगे। दोनों तरफ से हमने पॉइंट P को मिला दिया। पॉइंट P को मिलाएंगे तो अब ध्यान से देखें
ये जो नॉर्मल यहां पर डाला गया है, जो लंब यहां पर डाला गया है, उससे ऊपर वाली जो लाइन है वो कितना एंगल बनाएगी, कुछ मान लिया एंगल बनाएगी, और ये नीचे वाली लाइन हमने मान लिया एंगल बनाती है फाई 2। ठीक है, एक काम कर देते हैं, इन एंगल्स को हम बाहर लिख देते हैं। ये एंगल जो यहां पर बनेगा वो फाई 1 बनेगा, और यहां पर जो एंगल बनेगा वो फाई 2 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एंगल लंब के ऊपर इस एंड का एंगल फाई 1 है, लंब के नीचे इस एंड का एंगल फाई 2 है। हमें पॉइंट P पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है, बस करंट जो कंडक्टर है AB, उसमें B से A की ओर करंट फ्लो हो रही है, और B से A तक जितनी भी करंट जो भी फ्लो होती है, बस इतने से कंडक्टर की वजह से ही हमें यहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। केवल B से A तक की लेंथ का जो चालक तार है, बस इतने से कंडक्टर की वजह से ही पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड हमको पता लगाना है। करंट इसमें नीचे से ऊपर की ओर आई फ्लो हो रही है, करंट कहां से आ रही है, करंट कहां जा रही है, ये सब आप पूछेंगे नहीं, ये क्वेश्चंस आप नहीं करेंगे। अदरवाइज मुझे ये कहना पड़ेगा कि ये करंट इधर से आ रही है और इधर ऐसा चली जाती है। कैसे? यहां से ऐसे आती है और इधर चले जाती है, मींस मटेरियल में केवल यहां से करंट ऐसा आई यहां तक, उसके बाद करंट इधर गई और इधर चली गई करंट। अब आप मुझे बता सकते हैं इस वाली करंट की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 0, क्योंकि इस वाली करंट की वजह से तो ये पॉइंट एक्सिस पर है, तो मैग्नेटिक फील्ड 0। इस वाली करंट की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि इस करंट के भी ये एक्सिस पर ही पड़ता है। समझ आ रहा है आपको? तो इसकी वजह से और इसकी वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। तो पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बनेगा? पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड केवल बस इतने से कंडक्टर की वजह से बनेगा, B से A तक के कंडक्टर की वजह से केवल बनेगा। बस यही हमको पता लगाना है। और पॉइंट P को जैसा कि हमने बताया कि हम कैसे उसकी पहचान हमने बनाई, एंगल फाई 1 और फाई 2 से हमने उसकी पहचान बनाई। अब हम उसको स्पेसिफाई कर लिए कि पॉइंट P से हमने जब परपेंडिकुलर इसमें ड्रॉप किया, नॉर्मल लगाया, अभिलंब डाला इस पे, तो एक एंड से जब इसको मिलाते हैं तो ऊपर का एंगल फाई 1 है और इधर नीचे का एंगल कितना है? फाई 2। अगर ये पॉइंट यहां के बजाय यहां पर होता, फिर यहां से एक लंब हम ऐसा डालते और इस सिरे से मिलाते, इस सिरे से मिलाते, तो भी क्या फाई 1 और फाई 2 सेम आते? बिल्कुल ऐसा। सपोज यहां पर ये एंगल है, कुछ भी मान लो 20 डिग्री है, और ये नीचे वाला एंगल 30 डिग्री है। तो अगर मैं ये पॉइंट को यहां के बजाय यहां बना देता, फिर यहां से हम एक लंब डालते, फिर इसको ऐसा मिलाते, ऐसा मिलाते, क्या उस वक्त भी ये वाले या इस पॉइंट पर भी एंगल फाई 1 और फाई 2 20 और 30 बनते? नहीं बनते। ऊपर वाला एंगल थोड़ा छोटा हो जाता, नीचे वाला और बड़ा हो जाता। अगर ये पॉइंट यहां के बजाय हम यहां कर देते, उस समय फिर यहां से एक नॉर्मल इसमें डालते, यहां से इस सिरे को मिलाते, इस सिरे को मिलाते, तो भी क्या ये एंगल 30 और 20 और 30 का ही पेयर बनता? यहां पे नहीं बनता। इसलिए पॉइंट P की एक पहचान है कि पॉइंट P ऐसा पॉइंट है जहां पर ये वाले एंगल्स की वैल्यू 20 और 30 बनती है, और कहीं पर पॉइंट ले जाओगे तो वो 20 30 नहीं बनेगा, मींस फाई 1 फाई 2 नहीं बनेगा, एंगल डिफरेंट हो जाएगा उसका। तो हम इस पॉइंट को लोकेट कैसे कर रहे हैं? एंगल से लोकेट कर रहे हैं, एंगल से हम उसकी पहचान बना रहे हैं। जैसे स्कूल्स में आपकी पहचान बनाई जाती है, कैसे? आपका पहले आपका नाम से आपकी पहचान बनाई जाती है, नाम के बाद आपका सरनेम भी लिखा जाता है वहां पे, और अगर उससे भी काम नहीं बनता तो फिर फादर्स नेम का भी यूज करते हैं। अब हमने आपको कैसे स्पेसिफाई किया? आपके नेम से
आपके सरनेम से और उसके साथ आपके फादर्स नेम से। और ये वाला सेट जिसमें आपका नेम, सरनेम और फादर्स नेम लिखा है, ये वाला सेट किन्हीं दो स्टूडेंट्स के लिए सेम हो जाए, इट इज डिफिकल्ट, ऐसा तो बहुत कम है, नहीं हो सकता। वही चीज यहां पर भी है कि पॉइंट P ऐसी जगह पर स्थित है जिसके लिए एंगल्स का एक सेट बन रहा है, और वो एंगल का सेट है φ1 और φ2। कहीं अगर पॉइंट की लोकेशन हम चेंज कर देंगे तो φ1 और φ2 वाला सेट नहीं रहेगा, ये बदल जाएगा। इतना समझ में आ गया? तो ये पॉइंट हमने यहां पर बनाया, और अब हम उसकी पहचान किससे कर रहे हैं? φ1 और φ2 से कर रहे हैं। ठीक है, हमें पॉइंट P पर इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। क्या तरीका है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने का? करंट की वजह से, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने का हमारे पास अभी तक हमारा जो नॉलेज है उसमें बस एक ही मेथड है हमारे पास, तो और वो है बायो-सेवर्ट्स का लॉ। बायो-सेवर्ट का लॉ हमको करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देता है, उसका एक फॉर्मूला हमको मिला है वहां से। लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड जो मिलता है हमको, वो हमें सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी लेंथ के लिए मिलता है। याद है आपको कि डीएल लेंथ के लिए ही मैग्नेटिक फील्ड का वो फॉर्मूला बना था, बायो-सेवर्ट का लॉ जब हमने पढ़ा। लेकिन हमारी आर्टिकल में तो आज हमें यहां से लेकर यहां तक इतनी बड़ी लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। कुछ प्रॉब्लम समझ में आ रही है? अभी तक के हमारे नॉलेज में करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है, कितना बनता है ये बायो-सेवर्ट ने बताया है, और वो भी कितने कंडक्टर की वजह से? तो आंसर है बड़े छोटे से कंडक्टर की वजह से, डीएल लेंथ की वजह से कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बताया गया है, जबकि हमारे पास तो कंडक्टर की लेंथ बहुत बड़ी है। तो इसकी वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए क्या तरीका है? तो बड़ा आसान है, इसके लिए हमारे पास कैलकुलस का मेथड है। क्या है कैलकुलस का मेथड हमारे पास? ये मेथड है कि आप यहां पर एक डीएल ले लीजिए, इस डीएल के कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालिए, फिर एक डीएल और ले लीजिए यहां पर, उसकी वजह से भी यहां चुंबकीय क्षेत्र निकालिए, और डीएल लीजिए, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, ये वाला डीएल लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, ये वाला डीएल, मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, ये वाला डीएल, लास्ट डीएल। ऐसे बहुत सारे डीएल लेते जाइए लास्ट तक, सबकी वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालिए और सबको आपस में जोड़ दीजिए। तरीका नहीं समझ में आया? समझ में आया कि जितने भी कंडक्टर में हमारे पास डीएल बनेंगे, उन सभी डीएल की वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। किसकी मदद से? बायो-सेवर्ट के लॉ की मदद से, क्योंकि बायो-सेवर्ट का लॉ पूरे लंबे कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं देता, वो एक डीएल लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देता है। और इसके बाद जब सभी डीएल की वजह से लास्ट तक यहां मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, तो सभी मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ये हमारे पास मेथड है। लेकिन ऐसा करने में भी हमको एक डर लगता है। क्या डर लगता है? कि कहीं ऐसा ना हो कि जब हम छोटे छोटे डीएल बना रहे होंगे और उनकी वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो ऐसा ना हो जाए कि एक डीएल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बने, वो दूसरे डीएल की वजह से बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड से कहीं कैंसिल ना हो जाए। हमको ये डर लगता है। तो कैंसिल होगा या नहीं होगा? कैंसिल होगा ही कब? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक सदिश राशि है, अगर अपोजिट डायरेक्शन पे होगा तो वो कैंसिल होगा ना, अगर उसकी डायरेक्शन अपोजिट नहीं होगी तो फिर वो कैंसिल नहीं हो सकता। तो हम एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं इसको कि कैंसिल तो नहीं हो जाएगा, इसको हम चेक ही कर लेते हैं सीधे। तो कैंसिल कब होगा आपको पता चल रहा है ना? कब कैंसिल होगा बताइए? अगर एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनाएगा और दूसरा डीएल मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनाएगा, देन दे विल कैंसिल ईच अदर। लेकिन अगर सारे डीएल मैग्नेटिक फील्ड एक सेम डायरेक्शन में बनाएंगे तो कैंसिल होने का भी डर खत्म हो जाएगा हमारा।
तो चेक कर लेते हैं कैसा होगा। इस डीएल की वजह से बताइए पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन के लिए हमने पूरा एक क्लास का टाइम दिया है, आपको डायरेक्शन बताया था। क्या करते थे, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट की डायरेक्शन में किसको रखना है, थंब, और उस बिंदु की तरफ अपनी उंगलियां करिए जहां पर डायरेक्शन पता लगानी है, और फिर ऐसे मोड़ देना, डायरेक्शन मिल जाएगी आपको। यहां पर करंट की डायरेक्शन किधर की तरफ है, नीचे की ओर तरफ या ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, इसलिए हमने अंगूठे को ऐसा सेट किया और उंगलियां इसकी तरफ कर दिया ऐसे, और उंगलियां मोड़ा तो किस तरफ इशारा करती हैं, अंदर की ओर। तो इस डीएल की वजह से बिंदु पी पर मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होगा, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की तरफ। इस डीएल की वजह से बताओ, यहां भी तो करंट ऊपर की तरफ है, फिर से हाथ सेट करिए, फिर भी अंदर की तरफ। यहां वाले डीएल की वजह से बताओ अंदर की तरफ, यहां वाले डीएल की वजह से अंदर की तरफ, लास्ट डीएल की वजह से अंदर की तरफ। तो कंडक्टर में जितने डीएल बन रहे हैं सबकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर बनेगा वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, सेम डायरेक्शन पे होगा या कोई मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन पे आ रहा है, सेम डायरेक्शन पे। इट मींस कि वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। तो हमारा जो डर था कि कहीं एक डीएल की वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड दूसरे डीएल की वजह से बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड से कैंसिल ना हो जाए, तो वो डर तो खत्म हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमको क्या करना रहेगा, सब डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे। ऐड करने का भी तरीका देखिए। अब फिर से आपको एक प्रॉब्लम आ रही है कि कंडक्टर तो इतना लंबा है और डीएल लेंथ लगभग 0 को ही अप्रोच करती है। अगर उतनी लेंथ में बनाना शुरू करूंगा, असंख्य डीएल बन जाएंगे यहां पर। तो असंख्य डीएल की वजह से मैं यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा, फिर उन असंख्य मैग्नेटिक फील्ड्स को आपस में जोड़ूंगा, तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए हो जाएगी। उसके लिए भी क्या यही तरीका है या और कोई मेथड है आपके पास? तो आंसर है इसके लिए हमारे पास एक और मेथड है कि आप क्या करिए, एक डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिए। आपको सबको ऐड करना है ना, तो ऐड करने के लिए किसका यूज कर लीजिए, इंटीग्रेशन का यूज कर लीजिए। जब आपने वृत्ताकार धारावाही कुंडली की वजह से निकाला था चुंबकीय क्षेत्र, तब भी तो आपने यही किया था। एक डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला, इंटीग्रेट कर दिया, तो पूरे का सम, पूरे का योग निकल के आ जाएगा। ठीक है, हम यहां तक अब समझ चुके हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? अभी आप शुरू की सारी बातें स्टार्टिंग के अच्छे से समझ लें, क्योंकि आगे फिर हम कैलकुलेशन करेंगे, उस वक्त आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हाँ, एक चीज और देखने की है, एक बात और, ये बात यहां मैं बताना, तो मुझे फिलहाल डीएल लेने की जरूरत है। सबसे पहले पूरे कंडक्टर में कहीं पर भी आप एक डीएल ले लीजिए। हम मान लेते हैं यहां पर एक छोटा सा डीएल ले रहे हैं। फॉर कैलकुलेशन पर्पस I have taken it a bit long, otherwise DL is as small that it is approaching 0. कैलकुलेशन पर्पस के लिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा दिखा रहा हूं आपको, इतना बड़ा। अदरवाइज डीएल लेंथ के बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि इतना छोटा होता है कि 0 को अप्रोच कर रहा होता है। तो ये यहां पर मैंने एक डीएल एलिमेंट मैंने बना लिया। अगर डीएल इसकी लेंथ है तो करंट एलिमेंट क्या होगा? करंट एलिमेंट होगा I इंटू डीएल, क्योंकि I करंट इसमें फ्लो हो रही है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इस पॉइंट से इस करंट एलिमेंट को मिलाना पड़ेगा। बायो-सेवर्ट का लॉ याद करिए, करंट एलिमेंट से उस पॉइंट को मिलाते थे जहां पर मैग्नेटिक फील्ड आपको पता लगाना होता था। इसको भी हम मिला देंगे। ये हमने ऐसे मिला दिया। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं, बायो-सेवर्ट का नियम आपको अगर अच्छे से याद है तो ये करंट एलिमेंट आईडीएल है। करंट एलिमेंट से पॉइंट पी को मिलाते हैं, उस डिस्टेंस को हम कुछ मानते थे स्मॉल आर, तो हम इस डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, स्मॉल आर। करंट एलिमेंट और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर
के बीच एक एंगल भी बनता है। इस एंगल को बायो-सेवर्ट लॉ में हमने माना हुआ है, कुछ भी इसको हमने माना है थीटा। याद आया आपको? अच्छा, इस फिगर के अकॉर्डिंग ये जो बिंदु P से हमने कंडक्टर पर एक अभिलंब डाला है, यहां से यहां तक के इस एंगल को हम फाई मान लेते हैं। हम फाई मान लेते हैं इस एंगल को, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक छोटी सी बात मैं और आपको बताना चाहूंगा, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। अभी ये जो कंडक्टर देख रहे हैं, कंडक्टर का फैलाव आप देखिए। ये वाला जो डीएल है, छोटा सा डीएल है, ये वाला जो डीएल है वो इस अभिलंब के साथ कितना एंगल बनाते हुए नीचे की तरफ है? 90 डिग्री। ये वाला डीएल इस अभिलंब के साथ कितना एंगल बनाते हुए नीचे की ओर है? फाई एंगल बनाते हुए नीचे की ओर है, ठीक। अच्छा, अब एक चीज और देखने की है कि अगर ये डीएल यहां पर होगा या ये डीएल यहां पर होगा अगर, तो ये फाई की वैल्यू क्या होगी? फाई कौन सा एंगल है? फाई एंगल है बिंदु P से जो हमने अभिलंब डाला है, उस अभिलंब से डीएल को मिलाने वाली लाइन के बीच का कोण है। अब अगर हम ये वाला डीएल, क्योंकि मुझे एक डीएल से तो मेरा काम बनेगा नहीं, बहुत सारे डीएल चाहिए मुझे, अगर मैंने ये डीएल यहां पर लिया, उस समय ये फाई की वैल्यू कितनी होगी? फिर से मैं बताऊं, फाई किस एंगल को मैं बोल रहा हूं? फाई हम बोल रहे हैं कि हमने बिंदु P से एक लंब डाला है कंडक्टर पे, उस अभिलंब के साथ डीएल का बनने वाला कोण हम ले रहे हैं। तो अगर मैं ये डीएल, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया एक डीएल से पूरा काम बन जाएगा आपका, आपको बहुत सारे डीएल यहां लेने पड़ेंगे, तो जो सबसे ऊपर यहां छोटा सा एक डीएल होगा, उस डीएल के लिए फाई की वैल्यू कितनी होगी? बहुत सिंपल है, अभिलंब यहीं बना रहेगा, इस पॉइंट से उस डीएल को आप मिलाओगे तो अभिलंब के साथ वो लाइन कितना एंगल बनाएगी? फाई 1। आप देखिए, और जब लास्ट डीएल लेंगे यहां पर आकर के, हम छोटा सा लास्ट में डीएल लेंगे, उस समय फिर से हम बिंदु P को डीएल से मिलाएंगे, उस समय ये अभिलंब के साथ कितना एंगल बनाएगा? फाई 2 बनाएगा। अब आपको समझ में आया? तो स्टार्ट एक तरफ से जब स्टार्ट करेंगे तो एक साइड इस फाई की वैल्यू फाई 1 से लेकर दूसरे लास्ट डीएल में फाई 2 तक चेंज होगी। और मैं आपको बता दूं, यही हमारी इंटीग्रेशन की लिमिट्स का काम करेंगे। कुछ बात समझ में आई? स्टार्टिंग वाले डीएल से लेकर, आप यहां से स्टार्ट करिए, यहां से स्टार्ट करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टार्टिंग डीएल से लेकर लास्ट डीएल तक आप जाएंगे तो स्टार्टिंग वाला जब डीएल लेंगे तो ये फाई 2 के बराबर आएगा। लास्ट डीएल जब यहां पर लेंगे तो उसी फाई की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? फाई 1 के बराबर आ जाएगी। तो हमारी इंटीग्रेशन की यही लिमिट हो गई। शुरू से आखिरी तक जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट्स क्या हो गई? फाई 2 से फाई 1 हमारी लिमिट हो जाएंगी। और एक चीज देखिए, यहां पर एक बात और देखने की है कि जो फाई 2 एंगल है, जो हमने ये लंब डाला हुआ है, फाई 2 एंगल इस लंब के नीचे पड़ता है और फाई 1 एंगल इस लंब के ऊपर पड़ेगा। समझ रहे हैं? इसलिए इन एंगल्स में मुझे एक और काम करना पड़ेगा कि जो एंगल अभिलंब के नीचे पड़ेगा उसको हम नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, और जो एंगल अभिलंब के ऊपर पड़ेगा उसको हम कैसा साइन ले लेंगे? पॉजिटिव। जैसे हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पर बनाते हैं, नीचे की तरफ ओरिजिन पॉइंट से नीचे की तरफ जो पॉइंट रहते हैं वो सब नेगेटिव, ऊपर की तरफ जो पॉइंट रहते हैं वो कैसे लेते हैं? पॉजिटिव। तो क्योंकि ये जो फाई 1 और फाई 2 एंगल हैं, या हम यूं कहें कि जितने डीएल यहां पर बनेंगे सब की वजह से ये एंगल फाई एक ही तरफ बने, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ डीएल की वजह से ये एंगल लंब से ऊपर बनेगा, कुछ डीएल की वजह से ये एंगल लंब से नीचे बनेगा। एक ही डायरेक्शन पे सभी डीएल के लिए एंगल फाई एक ही दिशा में नहीं बन रहा है।
कुछ के लिए ऊपर की तरफ, कुछ के लिए नीचे की तरफ। तो मैंने एक काम कर लिया कि जो एंगल ऊपर की तरफ बनेंगे उनको पॉजिटिव ले लेंगे और जो एंगल अभिलंब से नीचे की ओर बनेंगे उनको नेगेटिव ले लेंगे। कुछ समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, तो जब स्टार्ट करेंगे तो यहां डीएल होगा आपका, उस समय फाई की वैल्यू φ2 होगी माइनस φ2। अब आपको समझ गया निशान लगाना, नीचे की तरफ है तो माइनस φ2, और जब हम एंड करेंगे, जब हम फिनिश करेंगे तो लास्ट डीएल हमारा यहां पर होगा। उस समय यही फाई किसके बराबर होगा? φ1 के बराबर होगा। एंड बिकॉज दिस इज सिचुएटेड ऑन द एबव टू द नॉर्मल, तो हम इसको कैसा लेंगे? पॉजिटिव ले लेंगे। ये बात समझ में आई? तो ये हमारी इंटीग्रेशन की लिमिट्स बन जाएंगी। कौन बनेगी इंटीग्रेशन की लिमिट? माइनस φ2 से प्लस φ2 तक, ये हमारी इंटीग्रेशन की लिमिट्स रहेंगी। समझ आ गया? तो अब इसी नॉलेज को यूज करते हुए हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना। सबसे पहले मैं एक बात आपको बता देता हूं कि इसमें जो हमें गिवन क्वांटिटीज हैं, जो हमें दी गई राशियां हैं, वो कौन सी राशियां हैं? क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो हमें दी गई राशियों में ही बनाना पड़ेगा। हमने जितनी भी चीजें यहां पर मान ली हैं कि माना कि ये ऐसा है, माना ये वैसा है, इनके पदों में फॉर्मूला नहीं बनाना। हमको जितनी भी राशियां दी जाएंगी उन्हीं के टर्म्स में हमको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। सो व्हाट आर द क्वांटिटीज जो हमको दी गई हैं यहां पर? सबसे पहले मैं उन्हें नोट कर लेता हूं। गिवन क्वांटिटीज आप याद रखें। नंबर 1, आपको करंट आई की वैल्यू दे दी जाएगी, करंट आई गिवन होगा। नंबर 2, एंगल φ1 और φ2 भी आपको गिवन होंगे। एक चीज और आप देख सकते हैं, अगर ये कंडक्टर अभी इतना लंबा है इसलिए ये एंगल φ1 और φ2 बन रहे हैं। अगर ये कंडक्टर इतना लंबा होता तो ये एंगल थोड़े से और बड़े बड़े बनते। अगर ये लेंथ इतनी छोटी होती तो ये एंगल छोटे हो जाते। इसका मतलब है हम कंडक्टर की लेंथ को φ1 और φ2 से ही डिनोट कर रहे हैं। करंट आई हमको गिवन है, चालक तार की कोणीय लंबाई, कोणीय लंबाई मींस एंगुलर लेंथ, जिसको हम बोलेंगे एंगुलर हाइट। आप फिर से देख लें, कंडक्टर की हाइट की पहचान हम इन एंगल से ही कर रहे हैं। अगर और ज्यादा लंबा होता तो φ1 और φ2 डिफरेंट होते, कंडक्टर छोटा होता तो भी φ1 और φ2 डिफरेंट होते। तो चालक तार की कोणीय लंबाई माइनस φ2 से प्लस φ1 तक। ये बात कुछ समझ में आई आपको कि चालक तार पूरा लंबाई कहां से कहां तक फैली है? अभिलंब से एक तरफ माइनस φ2 से लेकर अभिलंब के दूसरी तरफ प्लस φ1 तक उसकी लेंथ फैली हुई है। ये भी हमारी गिवन क्वांटिटीज हैं। थर्ड नंबर, चालक तार से बिंदु P की अभिलंबवत दूरी। चालक तार से बिंदु P तक की लंबवत दूरी। ये कितनी दी गई है बताइए? ये कैपिटल R है। आप देखें, कंडक्टर से पॉइंट P की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमको दी गई है दैट इज कैपिटल R। तो हमको करंट दी गई है, φ1 φ2 दिए गए हैं और ये डिस्टेंस R दी गई है। रही बात इसमें मैग्नेटिक का फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं तो मैग्नीशियम का कांस्टेंट भी आएगा, कांस्टेंट ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का कांस्टेंट कौन है? μ0/4π। बस इतनी सी ही चीजें हमें गिवन है और हमारा जो भी फॉर्मूला बनना चाहिए बस इन्हीं में से बनना चाहिए। इनके अलावा और किसी
के पदों में हमारा फॉर्मूला नहीं बनना चाहिए। जैसे यहां पर इसके अलावा और कौन कौन से एंगल लिए गए हैं, आप देखिए कौन कौन सी चीजें मानी गई हैं। यहां पर एक लेंथ डीएल मानी गई है, क्या डीएल गिवन क्वांटिटीज में है? तो हमारे फॉर्मूले में डीएल नहीं आना चाहिए। एक एंगल ये वाला हमने कितना माना है, थीटा, क्या थीटा हमारी गिवन क्वांटिटीज में है? इसलिए नहीं है ना, इसलिए हमारा फॉर्मूला थीटा के टर्म्स में भी नहीं आना चाहिए। यहां पर एक एंगल हमने अभी अभी माना था फाई, क्या हमारी क्वांटिटीज जो गिवन क्वांटिटीज हैं उनमें कहीं फाई आता है? तो हमारा फॉर्मूला फाई में भी नहीं आना चाहिए। हमने अभी अभी ये लेंथ मानी है यहां से यहां तक का डिस्टेंस स्मॉल आर, क्या गिवन क्वांटिटीज में कहीं स्मॉल आर है? इसलिए स्मॉल आर के टर्म्स में भी हमारा फॉर्मूला नहीं आना चाहिए। तो ये हमारा फॉर्मूला जो भी बनना चाहिए वो इन गिवन क्वांटिटीज में बनना चाहिए। बाकी जितनी चीजें हमने मानी है कि माना ये एंगल थीटा है, माना ये डिस्टेंस आर है, माना ये कोण फाई है, माना ये डीएल है, इनमें कोई फॉर्मूला मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो अभी अभी आपने देखा, सबसे पहले हमको क्या करना है बताइए? सबसे पहले हमको डीएल लेंथ की वजह से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र पता लगाना है। अब इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में करेंगे अनंत सूक्ष्म धारा अवयव आईडीएल के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र बेटा देखिए ये अनंत सूक्ष्म धारा अवयव आईडीएल है, इसकी वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, हम इसका फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। बताइए मुझे, बायो-सेवर्ट का नियम यूज करना है तो यहां मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी? बायो-सेवर्ट का फॉर्मूला क्या कहता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल इंटू साइन थीटा फाई। कौन सा एंगल चाहिए? यहां पर कौन सा एंगल लिखते हैं फॉर्मूले पे? करंट एलिमेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ जो एंगल बनाता है वो लिखते हैं। तो यहां पर कौन सा एंगल बन रहा है? थीटा। तो यहां मुझे थीटा लिखना चाहिए। अपॉन डिस्टेंस कैपिटल आर स्क्वायर लिखें या स्मॉल आर स्क्वायर लिखें? स्मॉल आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि धारा अवयव से यहां तक का डिस्टेंस स्मॉल आर है। बायो-सेवर्ट का नियम याद रखिए, वहीं से हम इसको बना रहे हैं। ऐसे इतना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा केवल उस करंट एलिमेंट की वजह से। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा सुनिए। प्रॉब्लम्स ये हैं कि हमारे फॉर्मूले में डीएल है जबकि डीएल गिवन क्वांटिटीज में नहीं है। हमारे फॉर्मूले में थीटा है जबकि हम थीटा के टर्म्स में फॉर्मूला नहीं चाहते अपना। हमारे फॉर्मूले में स्मॉल आर है और स्मॉल आर भी गिवन क्वांटिटीज में नहीं है। हम स्मॉल आर के टर्म्स में भी फॉर्मूला नहीं चाहते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? आप कुछ भी करिए लेकिन कुछ ऐसा करिए जिससे जो ये लेट वाली क्वांटिटीज हैं जो हमने मानी हुई हैं वो सब हट जाएं और गिवन क्वांटिटीज के टर्म्स में हमारा फॉर्मूला बने। और उसके बाद ही अभी देखिए केवल इसको सॉल्व कर देने से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा। अभी इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद इंटीग्रेट भी करेंगे। याद आ रहा है आपको? क्योंकि मुझे तो फुल लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पर चाहिए। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके लिए मुझे एक काम करना है। क्या क्या हटाना है पता चला आपको? डीएल, थीटा और स्मॉल आर, ये सब हटाने हैं। साइन हटे ना हटे मुझे फर्क नहीं पड़ता, थीटा हटना चाहिए। उसके लिए मुझे छोटे मोटे कुछ काम करने पड़ेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, सभी बच्चे इधर ध्यान से समझें। ये डीएल का जो ये एक इंड ये है, एक इंड ये है, हम इसको कुछ नाम दे देते हैं ए बी
इसका नाम हमने रख दिया C और इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया D। इस D पॉइंट से इस R वाली जो हमारी लाइन है उस पर एक लंब हम डाल देते हैं ऐसा। ये हम थोड़ा सा इसको यहां पर, आप सभी को याद ही है बेटा कि ये वाला एंगल यहां वाला कितना है, ये वाला एंगल थीटा है। हमने क्या किया है अभी अभी, इससे यहां पर एक लंब डाल दिया है। अगर लंब डाल दिया है तो ये जो एंगल यहां पर बनेगा, ये वाला एंगल, ये कितना होगा 90 डिग्री। आपने लंब डाला है ना, तो ये वाला एंगल होगा 90 डिग्री। फिर से मुझे बताइए, यहां पर आप ध्यान से देखिए, इस फिगर को मैं बाहर निकाल के बनाता हूं, आप गौर से देखिएगा। ये मैंने बनाया C, ये हमने बनाया D, ये कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, R को, CD, और ये R को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या था इसमें देखिए और वहां बताइए, थीटा। यहां पर थीटा है इसलिए यहां पर भी ये कैसा होगा, थीटा। उसके बाद यहां से हमने इस पर एक लंब डाल दिया, तो ये एंगल यहां पर कितना आ गया 90 डिग्री। इसका भी आप चाहें तो कुछ नाम दे सकते हैं, आप इसका नाम रख दीजिए E, ठीक है। तो इस पॉइंट का हमने नाम रख दिया E। अब ये वाला पूरा का पूरा नक्शा मैंने वहां बना के रखा है, समझ आ रहा है कुछ आपको? क्या बता सकते हैं ये कितना लंबा होगा C से D तक? इसकी लेंथ कितनी है C से D तक? DL लेंथ है, वेरी गुड। इसकी लेंथ DL है, ये DE है। हम DE निकालना चाहते हैं, ध्यान से देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें 90 डिग्री के ठीक सामने ये क्या है, कर्ण, हाइपोटेनियस, और थीटा के सामने ये लंब है। तो हमें लंब चाहिए, कर्ण मालूम है हमको। हम इस ट्रायंगल में एक फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसे समीकरण 1 मान करके हम छोड़ देंगे। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज CED में, समकोण त्रिभुज CED में अगर आप यहां पर साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला होगा लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लंब है DE, कर्ण है DC, DE अपॉन DC। इसके बाद और देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू DE, हमें ज्ञात करना है DC की वैल्यू कितनी है। DC की वैल्यू DL के बराबर है, तो ये हमने DL लिख दिया। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ DL साइन थीटा। DL को इधर लेते आइए, देयरफॉर DL साइन थीटा इज इक्वल टू DE। ये हमने यहां पर अभी तक पता लगा लिया। और अब आप ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूले में आपको DL साइन थीटा मिल रहा था, तो हम चाहें तो DL साइन थीटा को हटा के क्या लिख सकते हैं, DE लिख सकते हैं। इसलिए समीकरण 1 से इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R स्क्वेयर इंटू DL साइन थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, DL साइन थीटा की जगह पर हम लिख देंगे DE, एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो हम इन सब को यहां से हटाना चाहते थे और गिवन क्वांटिटीज के टर्म्स में लाना चाहते हैं। सबसे पहला जो हमने, अब क्योंकि इस पर मैं वर्क कर रहा था, इसको हटा के गिवन क्वांटिटीज लानी है। इसको करने के लिए सबसे पहला मैंने जो काम किया वो ये किया कि जो हमारा DL साइन थीटा था उसमें हमने उसको काय में कन्वर्ट कर लिया, DE में। हम धीरे धीरे देखिए आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब DE में हमने कन्वर्ट कर लिया है। अब एक और कंस्ट्रक्शन में करता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। DE में जो ये वाला इंड D है,
इसको भी हम पॉइंट P से मिलाना चाहते हैं। आप लोग भी गौर से देखिएगा। ये भी हमने यहां पर मिला दिया, आप देखिए पॉइंट P से। और इसमें जो ये छोटा सा यहां पर एक एंगल बन रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है आपको? ये वाला जो छोटा सा एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम मान लेते हैं डी फाई। डी फाई ही क्यों, डी थीटा क्यों नहीं, या अल्फा बीटा गामा क्यों नहीं? उसका भी रीजन है, आप ध्यान से देखिए, गौर से फिगर देख के मुझे बताइएगा। ये लंब खींचा गया है यहां से, और यहां तक का एंगल ये कितना था? यहां से यहां तक का एंगल जो डीएल को नीचे मिलाता था, ये एंगल फाई था। और ये हमने इतना सा एंगल को क्या मान लिया है? डी फाई। क्यों? क्योंकि ये छोटा सा एंगल फाई का ही तो एक टुकड़ा है। आप चेक कर लीजिए फिगर में, अगर फाई यहां से यहां तक पूरा फाई है, तो इतना सा जो एंगल आप देख रहे हैं, ये फाई का ही, इतने बड़े एंगल का ही एक छोटा सा हिस्सा है। अब फाई का अगर एक छोटा सा हिस्सा है तो हम उसको डी फाई मान सकते हैं। तो ये वाला एंगल हमने कितना मान लिया? डी फाई मान लिया। अब इतनी सी बात समझ आ गई आपको? कोई डाउट तो नहीं है ना आपको? तो ये वाला एंगल हमने डी फाई मान लिया। और एक चीज देखिए, ये डीएल लेंथ बेटा इतनी छोटी होगी, मैं बहुत बार बता चुका हूं, दैट इट विल बी अप्रोचिंग टू जीरो, जीरो के करीब बिल्कुल होगी। अगर ये जीरो के करीब होगी तो यहां जो इतना बड़ा गैप आप देख रहे हैं, इतना बड़ा गैप नहीं होगा, ये बहुत पतला सा होगा। और इतना पतला होगा कि उस समय ध्यान से सुनना, डी से लेकर पी तक का डिस्टेंस और ई से लेकर पी तक का डिस्टेंस लगभग ऑलमोस्ट सेम ही होगा वो। तो यहां से ये वाला डिस्टेंस हमने कितना माना था? स्मॉल आर। तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? स्मॉल आर। फिर से मेरी बात सुनिए, क्योंकि ये डीएल इतना छोटा होता है कि हम इस सिरे से जब इसको मिलाते हैं तो सी से पी तक का डिस्टेंस अगर स्मॉल आर है, तो डी से पी तक का डिस्टेंस भी कितना आ जाएगा? स्मॉल आर ही लगभग आ जाएगा। ये इतना छोटा होता है। अब अगर मैं केवल इतने से चित्र को बनाता हूं, कितना? ये डीई वाला और ये पी से मिलाने वाला, मैं फिर से इसको अलग बना के दिखाता हूं। ये एक फिगर मैंने यहां बना के दिखाया, दूसरा हम फिर बना के दिखाते हैं। ध्यान से देखिए, ये आपका डीई है, ये ऐसा, ये डी और ये ई, और यहां पर पॉइंट पी है, तो आपने इसको भी ऐसा मिलाया है और इसको भी ऐसा मिलाया है। फिगर में देख के बताइए एंगल कितना माना गया है? ये डीई, और दोनों तरफ से हम ऐसा इसको लेके गए, तो ये बीच वाला एंगल कितना माना गया है? डी फाई माना गया है। ये वाला डिस्टेंस भी आर और लगभग ये वाला डिस्टेंस भी आर होगा, क्योंकि ये सब बड़ा छोटा छोटा सा होगा बिल्कुल। इसलिए ये डिस्टेंस सी से पी तक का डिस्टेंस और डी से पी तक का डिस्टेंस लगभग बराबर ही आएगा। तो ये आर, ये भी आर। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा है, ये भी डिस्टेंस, ये एक यहां पर एक पॉइंट पी है, पी से ई तक का डिस्टेंस, पी से डी तक का डिस्टेंस दोनों सेम है, ये एंगल फाई है। तो आपको नहीं लगता ये जैसा लग रहा है जैसे वृत्त की एक चाप हो? अगर हम एक सर्कल बनाते हैं, ये उसका सेंटर है P, और अगर यहां पर हम ऐसा बहुत छोटी सी एक लेंथ ले लेते हैं, तो अब आप देखिए ये लगभग आपको ऐसा ही तो दिख रहा है। तो हमने यहां शुरुआत में क्या बनाया था? वृत्त बनाया था, और ये क्या थी उस समय? वृत्त की एक चाप थी। ये क्या है? उस वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये उस वृत्त का क्या है? सेंटर। तो ये फिगर में और इस फिगर में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। और वैसे भी ये मैंने डीई बहुत बड़ा बनाया है, अदरवाइज ये तो बहुत छोटा होना चाहिए। लेकिन अगर मैं बहुत छोटा बना दूंगा तो हम आपको दिखा नहीं पाएंगे फिर फिगर बना करके। समझ आ रहा है कुछ आपको? तो एक तरीके से डीई किसकी तरह काम करेगा? वृत्त की चाप की तरह से।
और ये उसका केंद्र पर बना हुआ कोण, और ये किसकी तरह काम कर रही है, उसकी त्रिज्या की तरह। तो केंद्र पर बने कोण, चाप और त्रिज्या के बीच में एक रिलेशन होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला होता है। अब त्रिभुज DEP में, त्रिभुज DEP में आप ध्यान से देखिए, त्रिभुज DEP कहां है, DEP, ये जो पतला सा आपको त्रिभुज जैसा दिख रहा है, हालांकि ये कैसा बिहेव करेगा, जैसे वृत्त की एक चाप कर रही है। तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब कोण के लिए मुझे क्या लिख लेना चाहिए बताइए, फाई लिखें, डी फाई लिखें, थीटा कौन सा एंगल लिखें, डी फाई मुझे लिख लेना चाहिए यहां पर, इज इक्वल टू चाप, ये कोण डी फाई है, इसके लिए चाप DE है, अपॉन रेडियस, रेडियस मतलब ये डिस्टेंस स्मॉल r, स्मॉल r। अब अगर मैं यहां से DE की वैल्यू पूछूं आपसे, तो आप क्या बताएंगे मुझे, r इधर ले आएंगे, इट विल बिकम r इंटू डी फाई, ये हम DE की वैल्यू निकाल लिए, और यहां तक हम पहुंच चुके थे, DE की जगह पर हम ये जाके रख देंगे। इसलिए समीकरण 2 से इक्वेशन 2 में फिर से आइए, DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R स्क्वेयर इंटू DE की जगह पर आप क्या लिख पाओगे, R इंटू डी फाई। अब R से आप इसका एक R कैंसिल कर सकते हो, तो क्या मिलेगी DB की वैल्यू, देयरफॉर DB विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R इंटू डी फाई। देखिए धीरे धीरे हम लोग पहुंच रहे हैं, अभी थीटा था, थीटा से बदल के हम किस में आ गए हैं, फाई में, और फाई से बदल के हम किस में आ जाएंगे, पहुंच सकते हैं स्मॉल r। अभी हमको किसको किसको चेंज करना है, डी फाई और r को अभी भी बदलना बाकी है हमारे लिए। इसको कैसे बदलेंगे, उसके लिए फिर से हम इक्वेशन नंबर 3 मान के इसको छोड़ दे रहे हैं। फिर से कुछ ऐसा करिए जिससे ये भी चेंज होके आपका स्मॉल r भी यहां से हट जाए, और इसको कोई दूसरी क्वांटिटी रिप्लेस करे जो कि गिवन क्वांटिटीज में शामिल हो। ठीक है, करते हैं। देखिए यहां पर एक ये पॉइंट है, इसको मैं मान लेता हूं F। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप भी फिगर में देखिए, समकोण त्रिभुज CFP। समकोण त्रिभुज CFP में क्या सभी बच्चों को यह समकोण त्रिभुज CFP दिखा, ये देखिए मैं इस पर लाइन कर रहा हूं, ये समकोण त्रिभुज जो CFP आपका है, ये वाला। हम फिर इसको अलग बना के दिखाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। थर्ड, मैं यहां से इसको अलग करता हूं, ऐसा। अगर आप समझ गए हैं कि CFP कौन सा ट्रायंगल है, तो यहां पर आप मुझे सारा कुछ बता सकते हैं। बताइए यहां पर क्या लिख दिया जाए, C लिख दिया जाए, यहां क्या लिख दिया जाए, F लिख दिया जाए, यहां कौन सा पॉइंट है, P पॉइंट है। ये एंगल कितना है, फाई। वेरी गुड, क्योंकि ये एंगल देखिए लंब से यहां तक का पूरा हमने कितना बनाया था, फाई। ठीक है, उसमें से ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री के ठीक सामने हाइपोटेनियस कर्ण, एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर लंब, और बाकी बची जो साइड है वो बेस। हाँ, ये कितना माना था हमने, C से P तक का डिस्टेंस, C से P तक का डिस्टेंस 2 R है, स्मॉल या कैपिटल, स्मॉल r।
और F से P तक का डिस्टेंस, दिस इज कैपिटल R। अब आप ध्यान से देखिए, ये कैपिटल R हमको गिवन क्वांटिटी में है, आप देखो दी गई राशि में है। स्मॉल r हमको हटाना है, तो हम स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के पदों में निकालना चाहते हैं। है कोई फॉर्मूला आपके पास, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कैपिटल R और स्मॉल r को रिलेट करे? ये आधार है और ये कर्ण है, उसको रिलेट करने का एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है cos फाई। सेक फाई से भी कर सकते हैं, बट आप cos फाई से करिए। तो समकोण त्रिभुज CFP में हमने क्या लगाना है? cos फाई इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, आधार के लिए कौन? FP, और कर्ण के लिए CP, FP अपॉन CP। अब आप देखें ध्यान से, cos फाई इज इक्वल टू FP कितना है? कैपिटल R, और CP कितना है? स्मॉल r। अगर हम आपसे कहें कि यहां मुझे 1 अपॉन r की वैल्यू बताओ, या r की वैल्यू आप बताओ, स्मॉल r निकाल दीजिए। देयरफॉर स्मॉल r इज इक्वल टू, बेटा स्मॉल r यहां लाना पड़ेगा, cos फाई यहां भेजना पड़ेगा आपको। तो स्मॉल r यहां जाएगा, cos फाई यहां पर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कैपिटल R अपॉन cos फाई। ये कुछ समझ में आ रहा है आपको? तो स्मॉल r की वैल्यू हमने r और फाई के पदों में निकाल लिया, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 पे रख देते हैं। समीकरण 3 से dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू डी फाई अपॉन स्मॉल r है, स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R अपॉन cos फाई। सिंपल सी मैथमेटिक्स है, अपॉन में भी भिन्न बनी हुई है, एक फ्रैक्शन लगी हुई है, इसको सॉल्व कर दोगे नंबर पलट जाएगा। देन आवर dB विल बिकम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R। I और तो नीचे ही रहेगा, पलटेगा तो cos फाई ऊपर चला जाएगा ना, cos फाई इंटू डी फाई। ये हमारा बना इक्वेशन नंबर 4। अभी भी क्या सारी की सारी गिवन क्वांटिटीज आ गई? नहीं, लेकिन काफी हद तक हमने गिवन क्वांटिटीज को अचीव कर लिया है। आप देखिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज अ कांस्टेंट, आई गिवन क्वांटिटी, कैपिटल R गिवन क्वांटिटी। अब अगर केवल कुछ बचा है तो फाई 1 और फाई 2 आना बचा है, और हमने शुरुआत में डिसाइड क्या किया था कि dB निकालेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन का मौका तो अभी भी नहीं लग रहा है, देख रहे हैं, इंटीग्रेशन करना बाकी है। तो कब करेंगे इंटीग्रेशन? अभी कितना वक्त लगेगा? बड़ा सिंपल है, अभी करेंगे इंटीग्रेशन। अब हमने जो भी चेंज करना था कर लिया। अब वो वक्त आ गया है जब पूरे कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है, और अब आपको समाकलन करना है इसका। ठीक है, समझ आ रहे हैं आपको? तो अब हम इसका सीमाओं -φ2 से +φ1 के बीच समाकलन कर देंगे। अतः या अब आपको ये तो ध्यान है ना, dB केवल इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम पूरे चालक तार की वजह से निकालना चाहते हैं। अब पूरे चालक तार AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या कर दिया जाए बताइए? क्या अभी भी आप उसे dB लिखोगे या आप B लिख दोगे? अब तो हम B लिख देंगे, क्योंकि dB छोटे एलिमेंट से था, B तो पूरे कंडक्टर की वजह से है, तो हम पूरे की वजह से निकाल रहे हैं, इसलिए B लिख देंगे। और क्या कर देना है मुझे? इस dB का इंटीग्रेशन करना है। लिमिट्स क्या डिसाइड की थी हमने? -φ2 से +φ1, क्योंकि एक साइड जब यहां dl स्टार्ट करोगे तो
लंब से ये कोण फाई 2 बनेगा, और जब लास्ट डीएल में पहुंचोगे तो लंब से वो कोण फाई 1 बनेगा, क्योंकि दोनों एंगल अपोजिट डायरेक्शन पे एक दूसरे के, इसलिए एक को माइनस एक को प्लस लेना है। अब आप नीचे वाले को माइनस और ऊपर वालों को प्लस ले लो, ये हमारे लिए कन्वीनियंट रहेगा। तो हम यहां पर लिमिट भी लिख देते हैं माइनस फाई 2 से प्लस फाई 1 तक। अब हमको इसे इंटीग्रेट कर देना है। d इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ db की वैल्यू इसके ऊपर यहां पर ये लिखी हुई है, तो हम इसे ही नोट करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन कैपिटल R इंटू कॉस फाई इंटू डी फाई फ्रॉम माइनस फाई 2 टू फाई 1। लिमिट्स वही ले ली हमने। इसके बाद b इज इक्वल टू, अभी आप ध्यान से देखें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, I करंट है जो कि AB कंडक्टर में बह रही है, और हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे उतनी देर हम इसमें बदलाव तो नहीं करेंगे ना, तो करंट भी कांस्टेंट है। और ये डिस्टेंस R क्योंकि पॉइंट P पर हम निकाल रहे हैं, और वो चालक तार से कैपिटल R डिस्टेंस पर है, उसको बार बार ऐसा ऐसा तो नहीं ले जाएंगे ना, दूर और पास तो नहीं लाएंगे, तो उसका डिस्टेंस भी कांस्टेंट रहेगा, तो ये पूरी चीज बाहर आ जाएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन R इंटीग्रेशन ऑफ, अब अंदर बचेगा क्या, कॉस फाई इंटू डी फाई फ्रॉम माइनस फाई 2 टू फाई 1। अब इसको हम कर देंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन R। सभी लोग इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स लिया है, इंटीग्रेशन सब लोग पढ़ चुके हैं। कॉस फाई का इंटीग्रल होता है साइन फाई, तो कॉस फाई की जगह हम इंटीग्रल करके लिख देंगे साइन फाई, और उस पे जो लिमिट्स मुझे अप्लाई करनी है माइनस फाई 2 टू प्लस फाई 1। अभी और इसको सॉल्व कर लीजिए आप। b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन R। लिमिट अप्लाई करेंगे, सबसे पहले फाई की जगह अपर लिमिट यूज करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये साइन फाई 1 माइनस इसी फाई की जगह अभी लोअर लिमिट यूज करेंगे, तो साइन माइनस फाई 2। देख रहे हैं ना आप, ये माइनस फाई 2 है, तो साइन माइनस फाई 2। अब और थोड़ा सा कैलकुलेशन, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन कैपिटल R, ये साइन फाई 1 है। साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस साइन थीटा, तो वो माइनस आगे आ जाएगा, और वो माइनस आगे आके इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और यहां पर आ जाएगा साइन फाई 2। तो ये है एक निश्चित लंबाई के धारावाही चालक की वजह से उससे कैपिटल R डिस्टेंस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। समझ आया आपको? तो ये फाइनल फॉर्मूला है। अगर आपके पास एक कंडक्टर है, चालक तार, जिसमें धारा बह रही है और उसकी लंबाई निश्चित है, तो उससे कुछ डिस्टेंस पर जो भी पॉइंट है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करा करेंगे। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन R। आई करंट है, R क्या है, उस बिंदु से कंडक्टर की लंबवत दूरी। फाई 1 कंडक्टर के दोनों सिरों से बिंदु को मिलाना, लंब से ऊपर वाला एंगल फाई 1 और एक दूसरी तरफ का एंगल कौन सा है, फाई 2। ऊपर नीचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक साइड का एंगल फाई 1 और दूसरी तरफ का एंगल फाई 2 होगा, और यहां रख के आप वैल्यू निकाल लिया करेंगे। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें। हम लोग थोड़ा सा स्पेशल केसेस के बारे में भी स्टडी कर लेते हैं इस पे। फर्स्ट स्पेशल केस हम देखना चाहते हैं कि अगर अभी हमने जो फिगर बनाया था उसमें एक पॉइंट P था जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे। अगर ऐसा हो कि जो पॉइंट P है वो कंडक्टर के बहुत नजदीक हो और मध्य में हो, दो बातें, कैसा हो, नजदीक हो और मध्य में हो। यदि बिंदु P
चालक तार के अत्यंत समीप तथा लगभग मध्य बिंदु में हो। दो शर्तें हैं, एक तो चालक तार के बहुत नजदीक पॉइंट लेंगे हम, और दूसरा चीज वो बिंदु जो होना चाहिए वो कंडक्टर जैसे इतना बड़ा है आपका, तो मिडिल पॉइंट के आसपास थोड़ा बहुत होना चाहिए उसको। उस सिचुएशन पे क्या होगा थोड़ा ध्यान से देखिए बेटा। और ये चालक तार मैं मान लेता हूं कि बहुत लंबा है। यदि बिंदु P चालक तार के अत्यंत समीप हो तथा लगभग मध्य में हो और चालक तार बहुत लंबा हो, बहुत लंबा हो मतलब अनंत लंबाई का हो, ऐसा हम मान लेते हैं कि कंडक्टर बहुत लंबाई का है, पॉइंट P जो है वो पास में है और लगभग मिड पॉइंट के पास है। अब आप थोड़ा देखिए बेटा, कंडक्टर हमने ये बनाया, पॉइंट P हमने यहां नजदीक ले लिया। देखो दूर लेते थे, यहां से लंब डालते थे ऐसा, फिर इसको ऐसा मिलाया था हमने, एक साइड का एंगल φ1 और दूसरी साइड का एंगल φ2। अगर यही पॉइंट P यहां के बजाय यहां ले लेंगे, फिर इन एंगल्स का क्या होगा बताइए। पहले ये φ1 था, अब ये इतना एंगल बन रहा है। एंगल पहले की अपेक्षा बढ़ेगा, घटेगा या उतना ही रहेगा। नजदीक आ रहे हैं आप, और नजदीक आके देख लीजिए, यहां पर जब आ जाएंगे तो ये ऐसा आ जाएगा। एंगल नजदीक आने पर बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। आपने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ी है ना मैथमेटिक्स में। हाइट एंड डिस्टेंस में आप याद करिए, एंगल जितना दूर होता है वो छोटा होता है, जितना नजदीक आते हैं एंगल क्या होते जाता है। कितना सिंपल है आप देखें। अगर कोई भी पॉइंट और दूर यहां कर दीजिए इसको, फिर आप इसको ऐसा मिलाइए, आप देखिए एंगल इससे और छोटा नहीं हो गया। तो जितना पास जाते जाएंगे एंगल का क्या होते जाएगा? बड़ा होता जाएगा। एक बात समझ में आ गई। दूसरी चीज, कंडक्टर हमने कितना बड़ा माना है? बहुत लंबा मान लिया। नजदीक आते जा रहे हैं, एंगल बढ़ता जा रहा है, कंडक्टर भी अनंत लंबाई का है। तो फाइनली जब हम बहुत पास आ जाएंगे अनंत लंबाई के कंडक्टर के, तो आपको मैं बताऊं कि ये दोनों के दोनों एंगल इतने बड़े होते जाएंगे कि ये दोनों लगभग 90 डिग्री हो जाएंगे। अगर अब मैं और उसको और बड़ा कर दूंगा यहां से यहां तक, और नजदीक होंगे, तो आप देखिए ये एंगल और बड़े बड़े हो जाएंगे, थोड़े थोड़े और बढ़ गए एंगल। तो अगर कंडक्टर अनंत लंबाई का है, पॉइंट P बहुत नजदीक है, उस सिचुएशन पे आपके φ1 और φ2 दोनों लगभग 90 डिग्री हो जाएंगे। इसलिए φ1 और φ2 दोनों की वैल्यू लगभग कितने के बराबर हो जाएगी? ये मैंने बोल दिया इसलिए 90 आप समझ रहे हैं, या आपको पता भी लग रहा है, आप समझ आ रहा है? समझ आ रहा है ना आपको? आप देखो लगातार एंगल बढ़ते जा रहे हैं कि नहीं बढ़ते जा रहे हैं? हमने तार और लंबा किया, एंगल इतना हो गया, इतना एंगल हो गया ये वाला यहां से यहां तक, और लंबा करेंगे एंगल और बड़ा हो जाएगा, लाइनें सीधी होते जाएगी। और जब अनंत लंबाई का कंडक्टर होगा, पॉइंट P बहुत नजदीक होगा, तो ये लाइनें बिल्कुल ऐसे सीधे सीधे दिखेंगी फिर आपको, और उस समय एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। उस समय मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा? देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड, कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? यहां पर वैल्यू लिखेंगे, μ0/4π I/r। थोड़ा ध्यान दीजिए, φ1 φ2 दोनों जगह 90 90, तो sin 90 1, sin 90 1, 1 + 1 2, और 2 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। देयरफॉर B विल बी इक्वल टू μ0/2π I/r। याद रखेंगे, दिस इज अ वेरी मल्टीलैटरल फॉर्मूला एंड अ वेरी फेमस फॉर्मूला, बहुत यूज होता है।
कि अनंत लंबाई का चालक तार है और उसके नजदीक में एक बिंदु है लगभग मध्य में, तो उस सिचुएशन पे उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। समझ आ गया आपको? अब एक छोटा सा मैं और डिफरेंस बताना चाहता हूं। आपने पिछली क्लास में वृत्ताकार लूप की वजह से चुंबकीय क्षेत्र निकाला था केंद्र में, उसका क्या फॉर्मूला आया था? म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर। याद करिए, वहां आर रेडियस माना गया था। तो इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में ज्यादा फर्क नहीं है, और इसलिए बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। केवल किस बात का फर्क है? इसमें पाई रहेगा और इस फॉर्मूले में पाई नहीं रहेगा। तो वृत्ताकार धारावाही लूप की वजह से जो केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसमें पाई नहीं रहेगा, लेकिन इसमें पाई रहेगा। बाकी सारी चीजें आप देख तो रहे हैं, सेम आ गई हैं। ठीक है, और ये चुंबकीय क्षेत्र कहां पर है? मिडिल में है। लगभग बिंदु P इस समय कहां पर था? मिडिल में था, वहां पर का मैग्नेटिक फील्ड है ये। क्लियर हो गया आपको? अच्छा, एक दूसरा और हम लेते हैं। अगर ये बिंदु P चालक तार के किसी भी एक सिरे के नजदीक होता तब क्या होता? यदि बिंदु P चालक तार के किसी एक सिरे के समीप हो। अब देखिए, सेकंड केस हमने क्या लिया कि जो बिंदु P है वो चालक तार के किसी एक सिरे के नजदीक आ जाए बस। अगर ये कंडक्टर है, अभी हमने पॉइंट P यहां लिया था, अब हम क्या चाहते हैं? एक तो एक सिरे के समीप होना चाहिए। चालक तार में दो सिरे, एक इधर का एक इधर का। ये पॉइंट P इनमें से किसी एक एंड के नजदीक आप रख दीजिए, यहां छोड़ दीजिए, यहां रख लीजिए। समीप भी हो और एक एंड के समीप होना चाहिए। अब बताइए φ1 और φ2 क्या होगा? φ1 और φ2 बनाते हैं कैसे हैं? सबसे पहले बिंदु से तार पे लंब डालते हैं, तो डाल लीजिए, पड़ गया देखो। फिर क्या करते हैं? फिर दोनों तार के दोनों सिरों को उस बिंदु से ऐसा मिलाते हैं, तो तार के इस सिरे को हम ऐसा मिला देंगे, तो एक एंगल ये बनेगा। ये कौन सा है? φ2। और दूसरे सिरे से भी इसको मिलाएंगे। अब अगर दूसरे सिरे से मिलाने जाते हैं तो वो लाइन तो इसी के ऊपर ही आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो φ2, अब ये तार बहुत लंबा है तो उस समय ये एंगल भी कैसा होता चला जाएगा? और बड़ा हो रहा है। अब देखो, यहां पर जब था तो ये इतना ही बड़ा तो था, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन जब हमने एक सिरे के नजदीक माना तो φ2 बहुत बड़ा हो चुका है। अब तार अगर अनंत लंबाई का हो और बिंदु P एक सिरे के नजदीक हो, उस समय φ2 का क्या आप समझते हैं क्या हो जाएगा? बड़ा होते होते ये कितना बन जाएगा? 90 डिग्री बन जाएगा। φ1 का क्या होगा? क्योंकि φ1 तो उसी लाइन के ऊपर बनानी पड़ रही है मुझे लाइन, तो φ1 कितना हो गया? 0। एक लाइन के ऊपर लाइन बनाओगे, फिर मैं पूछूंगा इनके बीच का एंगल बताइए, तो एंगल तो 0 रहेगा ना। तो उस सिचुएशन पे φ1 कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, तथा φ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लगभग 90 डिग्री। और फिर से ये वैल्यू यहां लिख दो। यहां जब 0 लिखोगे तो साइन 0 की वैल्यू, और यहां साइन 90 की वैल्यू 1। अब साइन 90 की वैल्यू अगर 1, तो 1 प्लस 0 किया, 1 आया, 1 को इससे मल्टीप्लाई करा दिया। Therefore मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। और ये मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है? आंसर है ये मैग्नेटिक फील्ड एंड पर है, चालक तार के एक सिरे पर है। ठीक है, और एक चीज देखिए, आपको क्या लगता है अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4, फिर ये चीज आ जाएगी। दिख रहे हैं आप? इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड जितना एंड पर होता है उसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो वो मिडिल वाले मैग्नेटिक फील्ड के बराबर आ जाएगा। इट मींस वी कैन से
that B at middle will be equal to 2 multiplied by B at ends। इसका मतलब ये हुआ कि एक सिरे पर अगर आपके पास ये कंडक्टर है तो इसके एक सिरे पर जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका जस्ट डबल करने से कहां आता है, यहां मिडिल पर आता है। अब ऐसा क्यों, तो ये हमको समझ में भी आता है, बड़ा इजी है। देखो, जब एक सिरे पर पहुंच जाओगे, एक सिरे पर जब आप रहेंगे तो केवल एक तरफ का कंडक्टर ही मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, लेकिन जब आप बीच में रहेंगे तो इधर वाला भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इधर वाला भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो बीच वाला मैग्नेटिक फील्ड तो बड़ा होगा ही। नहीं समझ में आया कि बीच में पॉइंट होने से क्या फायदा रहेगा? बीच में अगर पॉइंट है तो इधर वाला भी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, ये वाला हिस्सा भी बनाता है, लेकिन अगर ये पॉइंट यहां पर है तो केवल एक हिस्सा बना पाता है, एक तरफ का हिस्सा। तो बीच का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, किनारे का मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, और बीच वाला मैग्नेटिक फील्ड किनारे वाले मैग्नेटिक फील्ड का डबल होगा। याद रखिए इस चीज, याद रहेगा सभी को। तो ये हमारे कुछ स्पेशल केसेस हैं। आप जानते हैं, हम चाहें, अगर हम चाहें तो हम ये भी पता लगा सकते हैं इस फॉर्मूले से कि अगर ये एक कंडक्टर है तो इसकी अक्ष पर अगर हम यहां पर बिंदु P यहां पर ना लेकर अक्ष पर बिंदु P ले लें तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, हम ये भी पता लगा सकते हैं। वैसे तो आप जानते हो कि एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, 0, लेकिन हमने तो एक कंडक्टर के लिए आज बनाया है फॉर्मूला, तो क्या इससे हम प्रूव कर सकते हैं? आंसर है प्रूव कर सकते हैं। अगर आप अक्ष पर बिंदु ले लोगे, फिर आप फिर से वही चीजें बनाओगे, लंब डालो, एक सिरे से मिलाओ, फिर दूसरे सिरे से मिलाओ, ये सारा कुछ करोगे तो उनमें से एक एंगल आपको 0 डिग्री का मिलेगा और एक एंगल 180 डिग्री का मिलेगा। इस बार आप करके देखिए घर में, आपको पता लगेगा। तो अगर मैं थर्ड कंडीशन यहां पर बना लेता हूं छोटी सी, थर्ड कंडीशन क्या है? यदि बिंदु P चालक तार की अक्ष पर हो तब एक एंगल इनमें से हो जाएगा 0 डिग्री, जबकि दूसरा एंगल हो जाएगा लगभग 180 डिग्री। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर वैल्यू लिखिए जरा, B इज इक्वल टू साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 180 की वैल्यू 0। अब ये भी 0, ये भी 0, 0 में 0 जुड़ा 0, और 0 को हमने इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम 0। तो अगर बिंदु P किसी सीधे तार के अक्ष पर पड़ रहा है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। हम बायो-सेवर्ट का जब हमने लॉ किया था तब भी देखा था, और आज भी हम देख रहे हैं कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 ही आपको मिलने वाला है। सो दीज आर सम स्पेशल केसेस रिलेटेड टू दिस आर्टिकल, और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एग्जामिनेशन में बहुत पूछते हैं इस आर्टिकल को, इसलिए बहुत अच्छे से तैयार करें। तो आज हम अपनी फिजिक्स में इतना ही रखेंगे, आगे और भी पढ़ाई करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। थैंक यू।